यदि इतिहास हमें दिशा देता है तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को। कहने का तात्पर्य है कि ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास की दास्तां कहते हैं। तो आइए आज इसी विषय वस्तु पर आधारित यात्रा वृतांत एवं रिपोर्टाज का मिला जुला रूप लिए कक्षा 12वीं वृतांत 2 भाग में संकलित ओम थानवी द्वारा लिखित अतीत में दबे पांव पाठ को पढ़ते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार राय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि सीबीएसई ने वृतांत पाठ्य पुस्तक से बहुविकल्पी प्रश्नों के पूछने का प्रावधान सत्र 2020-21 के लिए किया है। इसलिए इस पाठ को हम बहुत ही बारीकी से और सहज तथा सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। आपकी सहजता तथा सरलता के लिए इस पाठ की वीडियो को हम 3 भागों में बना रहे हैं। ये पहला भाग है, दूसरा भाग फिर कल परसों में आ जाएगा। इसके बाद तीसरा भाग आएगा जिसमें केवल बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हमने कम से कम शब्दों में इसे बनाने की कोशिश और कम समय में बनाने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी हो, आपका समय भी लंबे चौड़े चैप्टर को पढ़ने में व्यतीत न हो। हमने कोशिश किया है कि एक भी जो बहुविकल्पी प्रश्नों का क्रम बने उसमें से आपका छूटे ना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और करें, लाइक तथा शेयर भी करें। हम सबसे पहले देखते हैं लेखक का जीवन परिचय। ओम थानवी का जन्म सन 1957 में हुआ था। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में काम किया। 1980 से 1989 तक राजस्थान पत्रिका में रहे। ये इतवारी पत्रिका के संपादक भी रहे, जिससे इनको विशेष ख्याति मिली। यह अभिनेता निर्देशक के रूप में भी सक्रिय रहे। साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में इनकी गहन दिलचस्पी रहती है। पत्रकारिता में योगदान के लिए इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया गया। दैनिक जनसत्ता में ये संपादक के रूप में कार्य। पाठ। बंटवारे के पूर्व तीसरे दशक यानी 1920 से 1930 में प्राचीन सभ्यता की खोज में 2 स्थानों पर खुदाई का कार्य करवाया गया। अब ये दोनों स्थान पाकिस्तान में हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत एवं हड़प्पा उसके यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत आते हैं। इन 2 क्षेत्रों की खुदाई के बाद पुरातात्विक क्षेत्र के विद्वानों ने खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं अपितु दुनिया के 2 सबसे नियोजित शहर माने जाते हैं। इस खुदाई ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानी इराक की प्राचीनतम सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। यह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। इसमें भव्यता थी पर वायाडंबर नहीं था। इसकी खूबी इसका सौंदर्य बोध था जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अतीत में दबे पांव। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं अपितु दुनिया के सबसे नियोजित शहर माने गए हैं। पीछे इसको देख चुके हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। यह ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। यहाँ बड़ी संख्या में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरे, साजो सामान तथा खिलौने आदि मिले हैं। जबकि हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने से विकास की भेंट चढ़ गए। एक अनुमान के मुताबिक मोहनजोदड़ो शहर लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी और मोहनजोदड़ो छोटे मोटे कच्चे और पक्के ईंटों से निर्मित कृत्रिम यानी बनाए हुए टीलों पर आबाद था। ये टीलों पर इसलिए बसाया गया था ताकि अगर सिंधु का पानी बढ़े तो बस्ती को डूबने से या बस्ती में जल जमा होने से बचाया जा सके। इसकी जब खुदाई हुई तो इसमें बहुत से साक्ष्य मिले जो हमारे पुराने इतिहास प्राचीनतम गौरव को बताते हैं। तो आइए हम देखते हैं उस खुदाई में क्या क्या हमें मिला जो हमारे गौरव को बताते हैं।
बौद्ध स्तूप। मोहनजोदड़ो सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले के सबसे ऊंचे लगभग 25 फुट चबूतरे पर बड़ा सा बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण 2600 वर्ष पूर्व का माना जाता है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे हैं, बौद्ध भिक्षुओं के। राखाल दास बनर्जी ने यहाँ ईसा पूर्व के अवशेषों का अनुमान लगाया था। वो भी अनुमान से आए थे कि यहाँ पे ईसा पूर्व के अवशेष हैं। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर एक ऐसी सभ्यता मिलेगी जो हमें विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं के समकक्ष खड़ा करेगी। वे यहाँ 1922 में आए थे। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। इस खुदाई ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानी इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समक्ष भारत को खड़ा किया। इस स्तूप को नागर यानी सभ्य भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह स्तूप न जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी है। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस भाग को पुरातत्व विद्वानों ने गढ़ कहा है। राजसत्ता एवं धर्म सत्ता चार दीवारी के भीतर ही हुआ करते थे। शेष शहर गढ़ से कुछ दूर पर बसते थे। मोहनजोदड़ो में यह इकलौती ऐसी इमारत है जो अपने मूल स्वरूप के काफी नजदीक है। बाकी सभी खंडहर के रूप में मिलते हैं। यानी यह एक ऐसी इमारत है यानी बौद्ध स्तूप जो अभी क्या है, थोड़ा बचा हुआ है। स्तूप है। नगर नियोजन। यहाँ की सारी सड़कें सीधी या आड़ी हैं। इस तरह के नियोजन को वर्तमान में वास्तुकार ग्रिड प्लान करते हैं। वर्तमान में ब्रासीलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ है और उसके ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। इसके पीछे 5 किलोमीटर पर सिंध नदी बहती थी। इसके दक्षिण में कामगारों की बस्ती है। प्रश्न उठता है कि क्या निम्न वर्ग के लोग यहाँ नहीं रहते थे या उनकी बस्तियां यहाँ नहीं थी? कहा जाता है कि निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्रियों के नहीं रहे होंगे जो इस समय तक अपने अवशेष के रूप में भी टिक सके। वे कम समय में ही काल कवलित हो गए होंगे। महाकुंड। नगर में 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा तथा 7 फुट गहरा एक तालाब मिला जिसे महाकुंड कहा गया। इसके उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां उतरती, यानी उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं उत्तर और दक्षिण साइड में। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं। उत्तर दिशा में 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी स्नानागार या स्नान घर के दरवाजे एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। उस समय के सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। इस कुंड की खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी बाहर न जाए और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आ जाए, इसके लिए कुंड के तल और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग हुआ है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए दोहरे घेरे वाला एक कुआं है और यह यहाँ इकलौता ऐसा कुआं है जो दोहरे घेरे का है। कुएं के पानी निकासी हेतु पक्की ईंटों से बनी नालियां हैं। यह ईंटों से ही ढकी हैं। पक्की और समान आकार के ईंटों से ये नालियां ढकी हैं। सिंधु सभ्यता की एक विशिष्ट पहचान है कि जो ईंटें हैं वह एक आकार की हैं और वो पक्की हैं। पानी निकासी की ऐसी व्यवस्था पहले के इतिहास में नहीं मिलता। महाकुंड है आपका। महाकुंड के आसपास के भवन। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी इमारत के अवशेष हैं जिसमें एक बड़ा दालान, 3 तरफ बारामदे तथा छोटे छोटे कमरे बने मालूम पड़ते हैं। इसके दक्षिण में एक और इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक हॉल है। अनुमानतः इसे राज सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र कहा जाता है। घर की 4 दीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले पर बस्ती बसी है। इन्हें नीचा नगर कह सकते हैं। लेखक ने इन्हें नीचा नगर कहा। नीचा नगर का अर्थ है नीचे, यानी उन टीलों की अपेक्षा थोड़ी कम ऊंचाई पे बसने वाले नगर, तो नीचा नगर कह सकते हैं।
पूर्व में रईसों की बस्ती है। इसमें बड़े बड़े घर हैं, चौड़ी सड़कें हैं तथा अधिक मात्रा में कुएं हैं। कुंड के आसपास के भवन का एक कोठार, खुदाई के जब हो रही थी तो एक कुठार का पता चला। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है, शायद इसमें कर के रूप में प्राप्त अनाज जमा किया जाता रहा होगा। यहाँ 9-9 चौकियों की 3 हवादार कतारें हैं, जिन्हें देखकर इसे कोठार का अनुमान लगाया जाता है। कोठार मतलब अनाज रखने का स्थान। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों के माध्यम से अनाज आता रहा होगा। इसी तरह का एक कोठार हड़प्पा में भी मिला है। तथा व्यापार, सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। यह एक खेतिहर एवं पशुपालक सभ्यता थी। कपास, गेहूं, सरसों तथा चने के उपज यहाँ होती थी। खजूर, खरबूजे तथा अंगूर भी लोग उगाते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर सब के बीज मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई के समय मिला है। इस सभ्यता को तांबे का ज्ञान था। सिंध में पत्थर तथा राजस्थान में तांबे की खान थी। इनके ही उपकरण खेती बाड़ी के काम में आते थे। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मेहुला शब्द का प्रयोग मिलता है। संभवतः यह मोहनजोदड़ो के लिए ही प्रयुक्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे जो पाठ में भी शेष रह गए हैं, जिनसे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, एक नज़र हम उस पर डालते हैं। जो विभिन्न हल्के हैं क्षेत्र हुआ है, उन क्षेत्रों का नाम उनके खुदाई करने वालों के नाम पे पड़ा है। जैसे डीके हल्का, डीके जी हल्का। डीके के नाम पे 2 हल्के हैं। यचार हल्का, राजस्थान और सिंधु की समानता, जॉन मार्शल की किताब तथा अजायब घर। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे गौरव को बढ़ाती हैं, जो हमारे प्राचीनतम गौरव को दर्शाती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि पुरानी सभ्यताओं में भी हम सबसे आगे थे। आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को आराम से पढ़िए ताकि परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न आप आसानी से कर सकें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।